हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखिए हम फर्स्ट ग्रेड और नेट में ज्योग्राफी का जो पोर्शन भू आकृति विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट ग्रेड में अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। कुडप्पा क्रम के शैल संबंधित हैं, किस समूह से संबंधित है कुडप्पा क्रम के शैल? तो देखिए कुडप्पा क्रम की जो शैलें हैं वो मानी जाती है पुराण समूह से संबंधित। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा और ध्यान से देखा कीजिएगा। देखिए आप वीडियो देखते नहीं हैं, फिर आप लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे इतना मतलब समय बचता नहीं है कि आप फिर बोलते हैं मैम मैराथन क्लास लेके आइए, ये करिए। अभी आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें रिवाइज़ हो। तो देखिए पुराण समूह से संबंधित है कुडप्पा क्रम की शैलें। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनका संबंध मैंने अभी बताया पुराण समूह से है। इस संरचना का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है, जहां ये चट्टानें अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। तो देखिए एक तो ये किस समूह से हैं? पुराण समूह से हैं। इनका नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा जिला है उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, और ये जो चट्टानें हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। तो देखिए कुडप्पा समूह से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब इस संरचना में हीरा और सोना पाए जाते हैं। मोस्टली क्या कौन सी धातु? हीरा और सोना। आंध्र प्रदेश के अलावा ये चट्टानें और कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए आंध्र प्रदेश के अलावा अगर देखें इन चट्टानों का, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में ये कुडप्पा शैल्स हैं जो ये पाई जाती हैं। तो कुडप्पा क्रम की जो शैल हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए ये सारे ही पॉइंट मैंने आपको बता दी हैं। एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो पहला है स्थल रूप और दूसरा है अपर्दन अभिकर्ता। एक तरफ दिया गया है जलज गर्तिका, तो जलज गर्तिका कौन सा अपर्दन रूप अगर माने तो नदी अपर्दन रूप होती है जलज गर्तिका। वहीं घोल रंध्र अगर माने तो घोल रंध्र होता है भूमिगत जल से निर्मित। स्टैक जो होता है वो समुद्री जल से निर्मित होता है, और टेफोनी होती है वो वायु। ये ऐसे क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ग्रेड और नेट में मतलब पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये सभी मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए इनको एक बार आप सीधे उस क्रम में देख लीजिएगा। तो अभी बताया जलज गर्तिका निर्मित अपर्दन अभिकर्ता क्या है? नदी निर्मित है। घोल रंध्र है वो भूमिगत जल है। स्टैक समुद्री जल से निर्मित, और टेफोनी जो है वो वायु। तो ये चारों ही आपको ध्यान में रखनी है, किसी का भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है। पैडी प्लेन डब्ल्यू पैंक दिया गया है, तो देखिए यही गलत हो जाएगा। पैडी प्लेन जो है वो डब्ल्यू पैंक के द्वारा नहीं, पैडी प्लेन की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन क्या था? एलसी किंग के द्वारा किया गया था। एलसी किंग के द्वारा किया गया था पैडी प्लेन की जो संकल्पना थी उसका। बाकी ये तीनों सही हैं, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। जैसे पैनी प्लेन की संकल्पना है वो WM डेविस द्वारा, पेन प्लेन CH क्रीक में द्वारा, और पेन फैन LC लासन के द्वारा। तो ये तीनों ध्यान में रखनी है। पैडी प्लेन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? LC किंग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार देखा होगा।
और नेट में तो मोस्टली पूछा ही जाता है। ये देखिए तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहलाता है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो होता है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ये कौन सा ज्वालामुखी है? तो देखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें निरंतर गैसों के प्रज्वलन के कारण प्रकाश जो है वो निकलता रहता है। इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे कि प्रकाश दिख रहा हो, कोई स्तंभ के रूप में खड़ा हो। तो इसीलिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी। अब कौन कौन से ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में अगर हम देखें तो एटना है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसके साथ में अगर देखें तो विसुवियस ज्वालामुखी। एटना और विसुवियस दोनों ही ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से थे, 2 और 4। तो अकांकागुआ, आप देखिए एटना कहाँ पर स्थित है? तो एटना है वो सिसली में है। एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है सिसली में। एकांकागुआ कहाँ? चिली में स्थित है। एकांकागुआ कहाँ पर? चिली में है। फ्यूजियामा है वो जापान में है, और विसुवियस का इटली में। तो ये चारों की लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है कौन सी कहाँ पर है। अब देखिए ये कौन से ज्वालामुखी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अकांकागुआ ज्वालामुखी है वो कौन सा? मृत ज्वालामुखी है। सक्रिय हमने अभी देखा था, सक्रिय कौन सा था? एटना था और विसुवियस था। फ्यूजियामा जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एटना विसुवियस हमने अभी देखा ही था। ये कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो चारों ही मैंने आपको बता दिए हैं। अकांकागुआ है वो मृत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एटना और विसुवियस कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भ्रंशित यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो देखिए ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अगर देखें हम तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत और कौन कौन से हैं? तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा, भारत की जो सतपुड़ा रेंज है वो भी कौन सी है? ब्लॉक पर्वत रेंज है। वहीं वासेजस कहाँ? फ्रांस में है। ये भी क्या है? ब्लॉक पर्वत है। और एक और है देखिए वासाच जो रेंज है यूएस में, ये ब्लॉक पर्वत है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए सामूहिक जो अपक्षरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है पूछा है। तो देखिए सामूहिक को अपक्षय और जलवायु प्रभावित करती है। जल की मात्रा भी प्रभावित करती है। ढाल या कोण है। तो ये सभी जो हैं वो सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए सामूहिक क्षरण है। क्षरण पर अपक्षय एवं जलवायु, जल की मात्रा, ढाल या का कोण आदि का सभी का प्रभाव पड़ता है। मृदा सर्पण, पंख प्रवाह, मलबा प्रवाह, भूसंकलन आदि सामूहिक अपक्षरण के विभिन्न रूप हैं। तो सामूहिक अपक्षरण के रूप भी मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तो आई होप इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछा है। तो कौन सा किसने कौन सी ये दिए थे? तो देखिए स्वेस जो है सही पूछा है। तो स्वेस के द्वारा सीमा जो है वो स्वेस द्वारा ही दी गई थी। सियाल सीमा नीफे और सियाल ये इनके द्वारा नहीं दी गई थी। मैं आपको ये भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्वेस ने जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया था। आप सभी को पता होगा स्वेस के द्वारा ये किया गया था। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहली है सियाल। सियाल किससे मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। सीमा जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। और निफे जो है वो निकिल और फेरस से मिलकर बनी है। तो तीनों ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जैसे ये निकिल का पिछली बार पूछा गया था कि निफे है वो किस धातु से मिलकर बने हैं? तो निकिल और फेरस से मिलकर बनता है निफे। और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और सिलिका और एल्यूमिनियम से सियाल।
तो तीनों परतों के बारे में आपको बता दिया है। अगला है सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए सागर नीतल प्रसरण की जो संकल्पना उसका सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले कौन थे, हैरी हैस के द्वारा सबसे पहले सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो ये यहीं भी यही लिखा गया है। तो सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन हैरी हैस के द्वारा किया गया था। अगला है यू आकार की घाटी का विकास होता है किसके द्वारा। तो कहाँ पर, तो हिमानी क्षेत्र जो है वहाँ पर यू आकार की घाटी का जो है वो क्या होता है, विकास होता है हिमानी अपर्दन के कारण। हिमानी के अपर्दन के द्वारा यू आकार की घाटी तथा नदी के अपर्दन के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा, हिमानी अपर्दन के द्वारा, और वी आकार की घाटी का निर्माण जो है वो नदी अपर्दन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछा है। जेफ्रीज महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया गया है जेफ्रीज का, वहीं डोली का दिया गया है तापीय संकुचन सिद्धांत, होम्स का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, और कोबर का दिया गया है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। तो इसमें क्या दिया गया है, कौन सा सही है पूछा है। तो बिल्कुल कोबर का जो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत है ये बिल्कुल सही है। कोबर के द्वारा दिया गया था पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। अब देखिए ये और किसने दिए थे। तो ये देखिए पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत और कौन कौन से हैं, जैसे कि भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा, कोबर के द्वारा दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया है। वहीं तापीय संकुचन सिद्धांत दिया गया था किसके, जेफ्रीज के द्वारा। तो जेफ्रीज के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा। ये देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो आप सभी के ये जो इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए वो याद रखने जरूरी हैं। रेडियो सक्रियता सिद्धांत दिया गया था जोली के द्वारा, जेफ्रीज के द्वारा तापीय संकुचन, रेडियो सक्रियता सिद्धांत जोली के द्वारा, खिसकते महाद्वीपों का सिद्धांत डोली के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी के मैंने आपको बता दिए हैं, कोबर का बता ही दिया भूसन्नति सिद्धांत। अगला देखते हैं, क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्षैतिज संचलन के द्वारा जो वलन का भाग नीचे मुड़ जाता है, मुड़कर धंस जाता है, उसे अभिनति कहते हैं। जो भाग नीचे धंस जाता है उसे क्या कहेंगे, अभिनति कहेंगे। क्षैतिज संचलन के द्वारा जो नीचे धंस जाता है वलन के द्वारा, क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न वलन के कारण निचले भाग को अभिनति और ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, अपनति कहेंगे। क्योंकि बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनति और अभिनति में क्या अंतर है। तो देखिए अभिनति जो भाग नीचे धंस जाता है वो अभिनति कहला जाएगा, और जो भाग ऊपर उड़ जाता है उसे अपनति कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपनति और अभिनति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है पूछा है। तो देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है, ज्वालामुखी छिद्र है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी पाइप भी ज्वालामुखी से संबंधित है। ग्रीवा खंड, तो देखिए ग्रीवा ये दो बार ग्रीवा खंड है वो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, ये वलन से संबंधित है ग्रीवा खंड। वहीं क्रेटर भी है वो किससे, ज्वालामुखी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी जब देखिए वलन की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर अलग जा पड़ती है तथा अन्य प्रकार की चट्टानों पर आरोपित हो जाती है, यानी टूटकर किसी अन्य चट्टान पर ऊपर आ जाती है, तो इस को क्या कहेंगे, ग्रीवाखंड कहेंगे। तो ग्रीवाखंड भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पश्चिमी हिमालय में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। तो उदाहरण भी कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी हिमालय में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। अगला है, भूकंप मेखला कौन सी नहीं है पूछा है। तो भूकंप मेखला देखिए प्री प्रशांत महासागरीय मेखला भूकंप मेखला होती है, वहीं प्री अंध महासागरीय मेखला, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए प्री अंध महासागरीय मेखला है वो भूकंप मेखला नहीं मानी जाती है। मध्य महाद्वीपीय मेखला भी भूकंप मेखला है, मध्य अटलांटिक भी भूकंप मेखला है, परंतु परी अंध महासागरीय मेखला जो है वो भूकंप मेखला के अंतर्गत नहीं आती है।
विश्व में भूकंप की प्रमुख मेखलाएं निम्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्री प्रशांत पेटी हमने देखी, मध्य महाद्वीपीय पेटी देखी, मध्य अटलांटिक पेटी ये दी गई थी। अगला है अपर्दन का सामान्य चक्र होता है। तो देखिए अपर्दन का जो सामान्य चक्र होता है वो पवन द्वारा, अपर्दन चक्र के द्वारा, हिमानी द्वारा या नदी द्वारा। तो अपर्दन का सामान्य चक्र अगर देखें तो नदी द्वारा अपर्दन चक्र होता है। अपर्दन का सामान्य चक्र अगर देखें तो नदी अपर्दन के द्वारा। इसकी डिटेल देखिए, धरातल पर नदियां हैं वो अपर्दन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती हैं। बिल्कुल सही है, अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक जो है वो नदियां ही मानी जाती हैं। नदी के अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदी द्वारा अपर्दन चक्र। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप अगर फर्स्ट ग्रेड अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी भी एग्जाम में अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी ऐड है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आई होप आपने ध्यान से देखा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आप हिस्ट्री, आप देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो आप उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।